हाँ। अच्छा, वीडियो कॉल में बात कराएगी। हाँ। सीबीएसई बोर्ड की फिजिक्स पार्ट 1 एंड 2 और इंग्लिश पार्ट 1 2 का, जिसके सीबीएसई बोर्ड हैं, वो स्टूडेंट बुक स्टोर से प्राप्त कर लें। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए ही है बस। ठीक है। चलो, कहाँ तक हुआ था बेटा? माइक्रोब से स्टार्ट करना था। ठीक है। चलो, तो हेडिंग करो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोटिक हो गया था ना पूरा? ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और दो चीजें हैं यहाँ पे जो इस चैप्टर के लास्ट में दी गई हैं, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस। ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस के लिए हम यहाँ डिस्कस करेंगे नोट्स बना के पूरा प्रॉपर। और उसके बाद बाकी जो चीजें हैं वो बस याद करने, तो मैं टिक करा दूंगा, वो आपको याद कर लेना है। ठीक है। तो हेडिंग करोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और उसमें सीवेज ट्रीटमेंट।
ध्यान दो, सीवेज ट्रीटमेंट की बात करने जा रहे हैं। अब पहले समझते हैं सीवेज है क्या। तो हमारे घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है, या फिर कोई इंडस्ट्री अगर हम लगाते हैं तो इस इंडस्ट्री से अगर कोई वेस्ट वाटर निकलता है उसी को हम सीवेज कहते हैं। अब अगर हम इस वाटर की बात करें तो ये वाटर पॉल्यूटेड वाटर होता है, और इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं। जैसे ठीक है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स डिसॉल्व होते हैं। जितना ज्यादा ही ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो वाटर उतना ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। ठीक है। अब हमारे घरों से जो सीवेज निकल रहा है उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है। ठीक है, यहां तक कि हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, फीकल मैटर वो भी प्रेजेंट था, वो भी ऑर्गेनिक मैटर ही बढ़ाता है उसमें। ठीक है, बाकी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी होती हैं। ठीक है, आप देखते हो कि आपके घर के बगल से जो नाली बह रही है, ठीक है, उसमें हम प्लास्टिक बॉटल फेंक दिया, टिश्यू, हमारे घर के टिश्यू पेपर्स हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, ऐसी बहुत सारे इम्प्योरिटीज को उसमें हम डंप कर देते हैं। ठीक है, और वो सीवेज बनाती हैं। वो सब कुछ मिलकर क्या बनता है? सीवेज बनता है। अब अगर हम इस सीवेज को डायरेक्टली किसी रिवर में छोड़ दें, जैसे मान लो हम पूरे कोटा का जो सीवेज है उसको ला के चंबल जो बह रही है उस चंबल रिवर में छोड़ दिया, तो वो रिवर पॉल्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, और अगर रिवर पॉल्यूटेड होगी तो आपने इकोसिस्टम पढ़ा होगा कि रिवर में भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो वहां के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, इसलिए हम कभी भी सीवेज को डायरेक्ट रिवर में नहीं छोड़ते हैं। या फिर अब देखो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो अक्सर रिवर के किनारे बनती हैं। वो रिवर के किनारे इसलिए बनाई जाती हैं कि जो इंडस्ट्री का वाटर होगा, वेस्ट वाटर, वो सीधे रिवर में डंप कर दिया जाएगा। तो पहले यही होता था, इंडस्ट्री वाले भी अपना पानी सीधे रिवर में छोड़ते थे, और फिर ये जो शहर का पानी है उसको भी लाकर सीधे हम रिवर में छोड़ देते थे, जिससे धीरे धीरे रिवर में पॉल्यूशन बढ़ने लगा था, और उसका जो इकोसिस्टम है उस पर खतरा आ गया था। तो फिर ठीक है, एक प्लान बनाया गया। हमने कहा कि कोई भी ठीक है इंडस्ट्री अपने वाटर को सीधे रिवर में नहीं छोड़ेगी, और हर शहर के पानी को भी हम रिवर में छोड़ने से पहले उसके पॉल्यूशन को कम करेंगे। तो हमने क्या किया, रिवर के बगल में ठीक है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, जिसमें पूरे शहर का पानी आता है, और उसको ट्रीट करके ठीक है उसके पॉल्यूशन को कम करके, और तब हम उसको रिवर में छोड़ते हैं। ऐसे ही अगर कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो ये उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडस्ट्री के साथ वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपना पर्सनल लगाएगा, और अपने पानी को उससे ट्रीट करके उसके पॉल्यूशन को कम करके उसको रिवर में छोड़ा जाएगा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वो प्लांट होता है जो सीवेज में पॉल्यूशन को कम करता है, खत्म नहीं करता है। यानी सीवेज ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं इंडिया में, तो वहां पे उस पानी के पॉल्यूशन को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसको कम पॉल्यूटेड कर रहे हैं। यानी अधिक पॉल्यूटेड था, कम पॉल्यूटेड कर रहे हैं, ताकि इंपैक्ट कम हो जाए, ठीक है, पॉल्यूशन का। अब इसको कैसे करते हैं यही हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, लेकिन इसमें एक टर्म आएगा बीओडी, उसको समझेंगे तभी हम आगे प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो बीओडी क्या है? बीओडी को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक, अब सुनना बीओडी है क्या। तो हमने कहा बीओडी रिफर्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required for oxidation of all organic material present in 1 liter of water by bacteria। ठीक, हमारे पास में एक बीकर है, इस बीकर में 1 लीटर पानी है, इसमें ऑर्गेनिक, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व है। जितना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर यहां होगा, ठीक है, ये पानी उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड होगा। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, तो जब हम उन बैक्टीरिया को यहां पे इस पानी में डालेंगे तो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देंगी, ठीक, ऑक्सीडाइज कर देंगी, उनको कम कर देंगी, जिससे पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाएगा। लेकिन उस बैक्टीरिया को यहां पे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया 1 लीटर पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीट डाइजेस्ट करने के लिए जितने ऑक्सीजन का डिमांड करती है, जो ऑक्सीजन उसको चाहिए, वही क्या कहलाता है? बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। अब सुनना, इसको ऐसा समझते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, तो जितना ही बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट यहां बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, डिकम्पोजर्स का नंबर उतना बढ़ेगा, और डिकम्पोजर्स का नंबर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, और जब ये डिकम्पोजिशन करेंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम भी तो करेंगे, तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा। अब ये ऑक्सीजन कहां से लेंगे? तो जो भी बैक्टीरिया यहां पे प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन इसी वाटर से लेंगे।
इस वाटर में जो पहले से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी का यूज करेंगे। तो जब डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इस वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। और डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है यानी बीओडी बढ़ रहा है। तो जो बीओडी बढ़ा, ठीक है, यही बताता है कि पॉल्यूशन कितना है। अब सुनना, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा बीओडी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि जो बीओडी है वो इंडिकेटर है पॉल्यूशन का, कि वाटर में पॉल्यूशन कितना है ये बता रहा है। अगर किसी वाटर बॉडी का बीओडी कम है, इसका मतलब क्या? ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसका मतलब पॉल्यूशन कम है। अगर किसी वाटर बॉडी का बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। बात समझ गए? तो बीओडी का मतलब सुनना है। अब सुनो, अब जो भी सीवेज हमारे घर से निकल के आ रहा है, उस सीवेज में ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो बीओडी उसका ज्यादा होगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। और हमको क्या करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसी बीओडी को कम कर देना है। तो अगर हमने बीओडी कम कर दिया, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम कर दिया। ऑर्गेनिक मैटर कम कर दिया यानी वाटर पॉल्यूशन को कम कर दिया, और तब उसको रिवर में डालना है। अब ये कैसे होगा, कैसे कैसे हम इसको कम करेंगे, इसको हमको यहां पे डिस्कस करना है। बात समझ गए? तो कितने स्टेप्स में ये प्रोसेस होगा, अब ये डिस्कस करते हैं। लिख लो।
प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। देखो बेटा, एक बार लिखना बंद करो और इस पूरे प्रोसेस को समझो। एनसीईआरटी में पूरा प्रोसेस दिया गया है थ्योरेटिकल फॉर्म में, डायग्राम नहीं दिया गया है। यहां पे हम उसी पूरे प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये डायग्राम आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे, ठीक है, तो एक बार इस डायग्राम को भी आप देखोगे साथ में, दोनों को एक साथ देखोगे तो फिर आपको सारी बातें वहां पे क्लियर हो जाएंगी, एनसीईआरटी भी समझ में आने लगेगी। देखो, हमने कहा सीवेज ट्रीटमेंट 2 स्टेप का प्रोसेस है। इंडिया में 2 स्टेप होता है, ठीक है। बाकी बहुत सारी कंट्री में 3 स्टेप होता है। स्टेप थर्ड भी मैंने लिखा है, कब होगा इसकी बात करेंगे। बट इंडिया में हम 2 स्टेप में सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। केवल 2 ही स्टेप की बात करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बाकी टर्सरी ट्रीटमेंट का भी एक ऑप्शन है, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई बायोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन नहीं कराते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिएक्शन कराते हैं। और टर्सरी ट्रीटमेंट फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। उसकी बात हम अभी आगे करेंगे, पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फिजिकल प्रोसेस है, इसमें 2 चीजें बस करनी है हमको। पहला, फिल्ट्रेशन करना है, यानी हमारा जो वाटर आएगा, सीवेज जो आएगा, उसमें जो भी इंप्योरिटीज होंगी जो फिल्टर हो सकती हैं, उनको फिल्टर करके बाहर निकालेंगे और सेडिमेंटेशन करेंगे और बाकी इंप्योरिटीज को सेडिमेंट कराया जाएगा। कैसे समझते हैं बेटा, ध्यान सुनना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम एक टैंक का यूज करते हैं, ठीक है। एक टैंक बनाते हैं, इसको हम प्राइमरी सेटलिंग टैंक कहते हैं, ठीक है। और हम अपने सीवेज को पहले इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में लेके आते हैं। अब ये हमारा सीवेज है जो हमारे शहर से, ठीक है, होते हुए आ रहा है, हमारे घरों का पानी है। अब इस सीवेज की बात करें तो ध्यान सुनना बेटा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस सीवेज का बीओडी जब ये आ रहा है तो बीओडी है 200 mg पर लीटर, ठीक है। यानी बीओडी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर अभी इसमें बहुत ज्यादा है, ये पॉल्यूटेड वाटर है, ठीक है। तो जब ये पानी आता है इस टैंक में गिरता है तो जस्ट उसके पहले हम कई सारे फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे कहते हैं सिक्वेंशियल फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन। और हम इस फिल्टर से क्या करते हैं, हमारे इस वाटर में जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको यहीं रोक दिया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, आप जो नाले बह रहे हैं उसमें देखो, हमने प्लास्टिक बॉटल भी फेंक रखा है, वो भी यहीं रुक जाएगा। कुछ बड़े पत्थर हैं वो भी यहीं रुक जाएंगे, टिश्यू पेपर है, ठीक है, अगर वो भी बड़ा है वो भी यहीं रुक जाएगा। तो ऐसे जो भी सॉलिड वेस्ट हमारी नालियों में बह के आते हैं उन सबको यहीं पे रोक दिया जाता है इन फिल्टर्स की मदद से, ठीक है। इसलिए हमने कहा यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन है, हमको फिल्टर करके जो भी बड़े बड़े मटेरियल्स हैं उनको अलग कर लेना है। अब पानी को यहाँ लेके टैंक यहाँ लेके आएंगे। जब हम यहाँ लेके आएंगे तो अभी भी इसमें, ठीक है, सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, लेकिन वो छोटे, जैसे सॉयल, सॉयल तो वाटर के साथ डिसॉल्व हो चुका है, उसको इस फिल्टर से नहीं रोका जा सकता, तो हम उसको इसमें आने देते हैं। और इसमें पानी को भर के इसमें कुछ नहीं करना है, इस टैंक में पानी जब पूरा भर जाएगा, अब इस टैंक को हमको एजिटेट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या करो, एक बकेट लो, उस बकेट में पानी रखो और उसमें सॉयल थोड़ा घोल दो, थोड़ा रेत जो होता है उसको घोल दो। और जब घोलोगे तो वो पूरा पानी, ठीक है, आपको वहां पे पॉल्यूटेड दिखाई देगा, ठीक है, खराब दिखाई देगा, लेकिन आप उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ दो, बकेट को टच मत करो। तो देखोगे धीरे धीरे जो भी सॉयल होगा वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। वो सेटल हो गया और पानी अब ऊपर का साफ दिखने लगेगा। तो सेटल हो रहा है तो आपका बकेट सेटलिंग टैंक हो गया। बात समझ गए, यहां पे भी हमको यही करना है, ठीक है। इस पानी को छोड़ देंगे तो जितना भी सॉलिड वेस्ट होगा वो धीरे धीरे नीचे आके बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है, और बाकी पानी ऊपर रह जाएगा। तो जो सेटल हुआ वो स्लज, स्लज का मतलब कचरा होता है, ठीक है, वो कचरे के जैसा हमको दिखाई देगा और इसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। और इसमें सॉलिड मटेरियल होता है, एनसीईआरटी कहती है ग्रिट होता है, और ग्रिट में 2 चीज होती हैं, सॉइल और स्मॉल पेबल, यानी छोटे कंकड़ जो होते हैं वो नीचे बैठ गए, और जो सॉइल के पार्टिकल्स थे इस वाटर में वो भी सब नीचे बैठ गए, ठीक है। ऊपर जो बचा पानी उसको प्राइमरी इफ्लुएंट्स कहते हैं। याद करो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, जब हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब निकालते थे तो नीचे जो बैठ जाता उसको पेलेट कहते थे, ऊपर वाले को सुपरनेटेंट कहते थे। वही कंडीशन यहाँ पे है, जो नीचे बैठा वो प्राइमरी स्लज है, इसको पेलेट भी कह सकते हैं, एनसीईआरटी ने पेलेट नहीं कहा, हम इसलिए लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। और जो ऊपर तैर रहा है वो सुपरनेटेंट, तो एनसीईआरटी ने सुपरनेटेंट कहा तो हमने सुपरनेटेंट लिख दिया, तो इसको सुपरनेट कहेंगे या प्राइमरी इफ्लुएंट्स कहेंगे। ई, ई फॉर एग्जिट, ठीक है। जो इफ्लुएंस होगा वही एग्जिट करेगा, यहां से उसको बाहर निकालना है।
जो स्लज है उसको बाहर यहां से अभी नहीं निकालेंगे। तो अब क्या होगा, जब प्राइमरी इफ्लुएंट से, ठीक है, स्लज अलग हो गया, तो हम अब इस वाटर को यहां से बाहर निकालेंगे और यहां से लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कहीं पे भी हमने ना तो कोई बायोलॉजिकल रिएक्शन कराया, ना तो कोई केमिकल रिएक्शन कराया, केवल फिजिकल प्रोसेस था जिससे हमने सॉलिड वेस्ट को अलग कर लिया। ठीक है, अब इसको सेकेंडरी में लेके जा रहे हैं। अब सुनना बेटा, जब यहां से मैं लेके जा रहा हूं तो अभी भी तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व ही है। ऑर्गेनिक मैटर को तो हमने कुछ नहीं किया, दैट मीन्स बीओडी अभी भी इसकी कम नहीं हुई है। बीओडी अभी भी इसका उतना ही है, क्योंकि बीओडी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाएंगे और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा। पहले तीन चीजें याद करो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में तीन टैंक, ठीक है, पहला एरेशन टैंक, दूसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और तीसरा एनएरोबिक या फिर एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, यानी स्लज डाइजेस्टर तीसरा हो गया। ठीक है, ये तीन टैंक यहां यूज होंगे। अब ये वाटर, ठीक है, यहां से आएगा पहले टैंक में, और पहला टैंक है एरेशन टैंक। हम एरेशन टैंक में इस वाटर को लेके आएंगे और वाटर को भर लेंगे जिसमें ऑर्गेनिक मैटर अभी भी है। अब सुनना, जब ये वाटर आ रहा है तो इस टाइम पे यहां पे इसका बीओडी हाई है कि नहीं है, बीओडी हाई है, और हमको इसमें इसके बीओडी को कम करना है बायोलॉजिकली डिकम्पोज करा के। ठीक है, तो जब पानी पूरा भर जाएगा, अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्लॉक डाल देंगे। अब फ्लॉक क्या होता है, तो ये मास ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया होता है। ठीक है, फंजाई जो होती है वो फिलामेंटस होती है, हाइफा का फॉर्मेशन करती है। तो यहां पे क्या होगा, फंजाई ऐसे हाइफा बनाती है, ठीक है, ऐसे मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेगी। ठीक है, और इस मेस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हमारा बैक्टीरिया जो होगा वो ऐसे इनकम्पास होगा। इसी पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं। तो हम थोड़ा सा फ्लॉक लेंगे और इसमें डाल देंगे एज ए इनोकुलम। जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा सा जामुन डालते हैं, और वो बैक्टीरिया ही होती हैं, वो बैक्टीरिया फिर से वहां पे अपना पूरा ग्रुप बना लेती हैं, पूरा अपना ग्रो कर लेती हैं। तो हम थोड़ा सा ये बैक्टीरिया और फंजाई का ग्रुप यहां डाल देंगे। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया और फंजाई का जो ग्रुप हमने डाला, यही इनका काम है इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको डिकम्पोज करना। तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगी, ठीक है, और अपने कॉलोनी को बढ़ाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे। हम थोड़ा भी डाल देंगे तो इनका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये यहां पे अपना रिएक्शन चालू करेंगे, इसके अंदर के ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करना चालू करेंगे, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ये डाइजेस्ट करेंगे, बीओडी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी एरेशन टैंक का मेन काम क्या है, बीओडी को कम करना। ठीक है, लेकिन सुनना बेटा, एरोबिक बैक्टीरिया है, बात समझ गए। तो जब ये डाइजेस्ट करेंगे तो इनको ऑक्सीजन तो चाहिए, जितना ज्यादा ऑक्सीजन इनको मिलेगा इनका ग्रोथ उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा ग्रोथ होगा उतना ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट होगा, उतना ही कम होगा। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे तरफ से पंप लगा के इसमें खूब सारा एयर पंप करते हैं, यानी इनको जितना ऑक्सीजन देना है उतना ऑक्सीजन दे दो। ठीक है, तो हमने एयर पंप लगा के इसमें एयर पंप किया, एयर पहुंचाया। ठीक है, अब जब एयर पहुंचाएंगे तो इनका ग्रोथ होता जाएगा, इनका नंबर बढ़ता जाएगा। लेकिन बेटा, अगर मैं इस टैंक में पानी को जैसे सेटलिंग टैंक में छोड़ा था वैसे ही स्टेगनेंट छोड़ दूं, तो ये जो फ्लॉक हैं ये भी तो सेडिमेंट करके नीचे आ जाएंगे, और अगर ये फ्लॉक नीचे आ गए तो केवल नीचे वाले पानी के ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, ऊपर जो पानी है वहां डाइजेस्ट नहीं हुआ। जैसा बायोरिएक्टर में हमने किया था, बैक्टीरिया डाला तो बैक्टीरिया एक जगह का न्यूट्रिशन यूज कर रही थी, बाकी का यूज नहीं कर रही, तो हमने उसमें क्या किया था, एजिटेशन। तो यहां पे भी हम नीचे एक फैन लगाते हैं, और इस फैन का काम बस इतना होता है, पानी को एजिटेट करना, रोटेट करना, ताकि ये फ्लॉक नीचे सेडिमेंट ना हो। यानी यहां पे हमको सेडिमेंटेशन नहीं करना, ये सेटलिंग टैंक नहीं है। ठीक है, तो ये इसको रोटेट करता रहेगा, और पूरी बैक्टीरिया और वायरस का जो, सॉरी, बैक्टीरिया और फंजाई का जो ग्रुप है चारों तरफ यहां पे रोटेट होता रहेगा, और यहां के ऑर्गेनिक मैटर को कम करेगा। जब बीओडी इसका कम हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पानी को फिर से हम एक दूसरे टैंक में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमने इस पानी को अब दूसरे टैंक में पहुंचाया, और इसको हमने कहा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब ये ठीक वैसा ही है जैसा प्राइमरी सेटलिंग टैंक था, सब कुछ वैसा ही होगा, यानी पानी को ले जाके छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है, हमको स्टैग्नेंट कर देना है। जब पानी को छोड़ेंगे तो अब इसमें जो भी चीजें होंगी वो धीरे धीरे सेडिमेंट होंगी, सेटल होंगे। अब क्या बचा बेटा, सॉइल तो हमने पहले सेडिमेंट कर दिया, तो अब किसको सेटल करा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज हो गया, बैक्टीरिया को, फ्लॉक को। इसमें फ्लॉक का भी तो नंबर खूब सारा बढ़ गया है, और वो फ्लॉक के साथ हम पानी को नहीं भेज सकते हैं, वो जाके नदी में पॉल्यूशन कॉज करेगा,
बात समझे? तो हमने क्या किया, अब इसको छोड़ा तो ये जितने भी फ्लॉक हैं ये धीरे 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 नीचे सेटल हो जाएंगे, और ये एक टीम जैसे कचरा होता है ना वैसा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर फिर पानी अलग हो जाएगा। अब ऊपर वाले पानी को सेकेंडरी इफ्लुएंट्स कहेंगे। हमेशा सेकेंड सेटलिंग टैंक से कौन बहता है? इफ्लुएंट, ठीक है। तो ये सेकेंडरी इफ्लुएंट हो गया। और नीचे ये जो स्लज बना, ये जो कचरा बना, ये किसका बना हुआ है? फ्लॉक का, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया और फंजाई एक्टिव है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्टिवेटेड स्लज। ये एक्टिवेटेड स्लज है। अब क्या करेंगे, यहां से, ठीक है, इस पाइप को खोलेंगे और इस पानी को यानी सेकेंडरी इफ्लुएंस को यहां से, ठीक है, बाहर निकाल लेंगे। और इसमें भी फिल्टर लगा होता है यहां पे। ये फिल्टर इस स्लज को आने नहीं देता है, केवल वाटर को पास होने देता है। एक स्पेशल टाइप का फिल्टर होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है, जो इसको बाहर आने देगा, ठीक है। अब वाटर यहां से लाएंगे और लाके इस वाटर को रिवर में छोड़ देंगे, ठीक है। जब वाटर को रिवर में लेके आ रहे हैं यहां से, तो अब यहां पे अगर मैं बीओडी देखूं तो अभी इसका बीओडी फॉर एग्जांपल 2 mg/लीटर है। 200 से कितना हो गया? 2 mg, यानी बीओडी बहुत कम हो गया, यानी ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो गया। अब पानी को यहां रिवर में छोड़ दिया, इस तरीके से हमने पॉल्यूशन को कम कर दिया। लेकिन ये जो स्लज है बेटा, ये भी पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, इसको भी ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब हम एक तीसरा टैंक बनाते हैं और इसको कहते हैं एनएरोबिक एक्टिवेटेड स्लज। और इस स्लज को, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई है, निकाल के इसमें रख देंगे। और फिर इसमें से थोड़ा सा स्लज निकाल लेंगे। अगली बार जब इसमें पानी आ चुका है वापस डाल देंगे। तो फ्लॉक यहां से आया था, ठीक है। अगली बार के लिए हम यहां से थोड़ा सा फ्लॉक पंप कर देते हैं, यहां पे एनसेटिक पंप कर देते हैं, यानी इनोकुलम के फॉर्म में थोड़ा सा निकाल लिया और यहां डाल दिया, ताकि अगली बार फिर से यहाँ के बीओडी को वो कम कर सके। तो इस बार 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 हम यहां से फ्लॉक को निकालते रहेंगे, यहां देते रहेंगे, ठीक है। और बाकी जो फ्लॉक बचा, ठीक है, बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज बचा, अब इस पे काम करेंगी एनएरोबिक बैक्टीरिया, मेथेनोजेन, जो मेथेन प्रोड्यूस करती हैं। और मेथेनोजेन बैक्टीरिया क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट करेगी और बनाएगी बायोगैस। और बायोगैस में मेन कंपोनेंट होता है CH4 मीथेन, ठीक है। दूसरा CO2, ठीक है, प्लस और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, अभी बायोगैस पढ़ेंगे वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बायोगैस बना। अब इस बायोगैस से हम, ठीक है, को हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो हमने फ्यूल यूज किया, तो ये था एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब एक पॉइंट सुनना बेटा, हमने ये पानी यहां निकाल के यहां डाल दिया, अब ये रिवर के साथ बह गया। कुछ कंट्रीज में टर्सरी ट्रीटमेंट की बात होती है, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो हम क्या करते हैं, इस पानी को रिवर में ना छोड़ के एक तीसरे टैंक में ले जाते हैं, ठीक है। और वहां पे इसका टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं, फिजियोकेमिकल प्रोसेस करते हैं। हम इस पानी को, ठीक है, ओजोन, यूवी लाइट और क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं, इसमें जो भी बैक्टीरिया और वायरस था उसको किल कर देंगे। और फिर आरओ घर में लगा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस से इस पानी को प्योर कर लेते हैं और प्योर करके फिर घरों में सप्लाई करते हैं पीने के पानी के फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके से ये पानी फिर से टर्सरी ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीट करके हम वापस घर में भेज सकते हैं, ठीक है, पीने के पानी के लिए। लेकिन अगर हम इंडिया में ऐसा करेंगे तो लोग पियेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे घर का पानी है, कचरा है, ठीक है, उसी को ट्रीट करके हमको पिला रहे हो। तो इंडिया में क्या कहता है, जैसे मान लो ये चंबल बह रही है, ठीक है, तो हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया, ठीक है, और फिर इसको चंबल नदी में छोड़ दिया, ठीक है। अब लोगों ने देखा कि हाँ ठीक है, ये तो पानी ट्रीट करके छोड़ दिया, पिलाया नहीं गया, और फिर बहते हुए आया और यहां वो प्लांट लगाया गया, यहां से फिर वही पानी निकाल लिया गया और फिर उसको ट्रीट किया गया और फिर टैंकर में भर के आपके हॉस्टल पहुंचा दिया गया। तो आपके हॉस्टल में चंबल का ही तो पानी आ रहा है, ठीक है, तो पानी तो वही है ना, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट पिलाया जाता तो आप नहीं पीते, तो हमने कुछ दूर से दूसरी जगह वहां से उठा लिया उसको, ठीक है। अब आप कहो हाँ ठीक है, अब फिर उसका ट्रीटमेंट करके हमने आपके घर में पहुंचा दिया, ठीक है। तो ये टर्सरी ट्रीटमेंट, जब वहां से पानी उठा रहे हैं तो उसको टर्सरी ट्रीटमेंट नहीं कहेंगे ना। जब हम एक साथ करते तब वो क्या होता है, टर्सरी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है। तो ये बना लेना है।
देखो पानी लेके आ रही है वो कोटा वाला, चंबल का पानी। अभी पिएगी मस्त। और वही ट्रस्ट ट्रीटमेंट करके दिया तो नहीं पीती। मैं, हम तो टर्सरी भी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। ध्यान दो बेटा, बस अब इसके बाद कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? छुट्टी नहीं।
अभी समझेंगे, ठीक है। टिक करेंगे, मॉड्यूल टिक करना है, रंगना है मॉड्यूल, ठीक है। तो बायोगैस की बात करते हैं। बायोगैस हालांकि आपने यहां भी देख लिया, यही वाला काम यहां पे करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। तो पहले समझते हैं बायोगैस है क्या। तो कहा गया बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस कोई एक गैस नहीं है, एक मिक्सचर ऑफ गैस है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे मेन गैस होता है उसमें मीथेन, ठीक है, 50 to 70%, और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा CO2, 30 to 40%। इसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये भी होती हैं, बट ये ट्रेस अमाउंट में होती हैं, इनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है। तो ये कई सारे गैसों का मिक्सचर होता है, इसको बायोगैस कहते हैं। अब ये बनता कैसे, तो हमने कहा, ठीक है, प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी से, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से बनता है, ठीक है। और यूज होता है एज ए फ्यूल, और इसको हम एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कौन से माइक्रोब्स हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, तो वो माइक्रोब्स का नाम है मेथेनोजन। अब मेथेनोजन एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया होती हैं। कैसी होती हैं? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और ये एन एरोबिक कंडीशन में ग्रो करती हैं, एनरोबिक ग्रो करती हैं। देखो यहाँ पे एनरोबिक बैक्टीरिया मैंने लिखा था, तो ये एनएरोबिक बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है। और उसी का एक एग्जांपल है मेथेनोबैक्टीरिया। तो मेथेनोजन का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरिया, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी बैक्टीरिया होती हैं जो मेथेन का प्रोडक्शन करती हैं, जिनको मेथेनोजन के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। हमने कहा ये कहां पाई जाती हैं। तो पहला, एन एरोबिक स्लज। देखो, एनरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में जो एनरोबिक स्लज डाइजेस्टर है वहां से पाई जाएंगी, वहां से ले सकते हैं। या फिर इन र्यूमेन ऑफ कैटल, जो कैटल होते हैं उनके र्यूमेन में, र्यूमेन क्या है? ए पार्ट ऑफ स्टमक, उनके स्टमक का एक पार्ट होता है जिसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पाई जाती है, ठीक है, जो कि मेथेनोजन बैक्टीरिया होती है। तो मेथेनोजन बैक्टीरिया इनके, ठीक है, र्यूमेन के, कैटल के र्यूमेन में पहले से ही प्रेजेंट है, जो उनके बॉडी में, ठीक है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सेलुलोज को डाइजेस्ट करती हैं। अगर हम लोग सेलुलोज खाएं तो हमारे पास में कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हम सेलुलोज को डाइजेस्ट करें, तो वो हमारे फीकल मैटर के साथ अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बाहर निकलता है। लेकिन कैटल जब सेलुलोज खाते हैं तो वहां पे डाइजेस्ट हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेथेनोजन बैक्टीरिया। अब सुनना, इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, और ये टेक्नोलॉजी डेवलप किया दो लोगों ने मिलकर, दो संस्था ने मिलकर, ठीक है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, फुल फॉर्म आपको एनसीईआरटी से देख के लिखना है ताकि एनसीईआरटी पढ़ो आप, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं इसलिए। दूसरा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये दो बॉडी है इंडिया की, इन लोगों के साइंटिस्टों ने मिलकर एक प्लांट बनाया जिसको हम बायोगैस प्लांट कहते हैं, और उस बायोगैस प्लांट के अंदर, ठीक है, बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाता है। अब ये बायोगैस प्लांट होता कैसा है देखते हैं यहां पे। ये बायोगैस प्लांट की जो डिजाइन है और जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में ही डेवलप किया गया। इसमें सबसे मेन जो होता है वो होता है एक टैंक, कंक्रीट की एक 15 से 20 फीट की टैंक बनाई जाती है बेटा, और इस टैंक को डाइजेस्टर कहते हैं। इस टैंक के ऊपर एक गैस होल्डर होता है, ठीक है। ये मेटल का बना एक गैस होल्डर होता है जिसमें गैस आके इकट्ठा होती है। जैसे जैसे गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा होती जाएगी, वैसे ये फ्लोट करता है, वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी गैस का प्रेशर नीचे से बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और गैस कम होगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी फ्लोटिंग होता है, इसके ऊपर फ्लोट करता है, ठीक है। यहां से एक पाइप कनेक्ट किया जाता है जहां से हम इस गैस को निकाल के और जहां यूज करना है वहां पे भेज सकते हैं, ठीक है। इस डाइजेस्टर के साथ एक इनलेट जुड़ा होता है, इस इनलेट से हम वो मटेरियल यहां पे डालते हैं जिससे हमको बायोगैस बनाना है, और यहां से हम उस स्लज को बाहर निकालते हैं। जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो स्लज जो कचरा होगा उसको हम बाहर निकालने का काम करेंगे यहां से। अब सुनना करते क्या है, पूरा प्रोडक्शन कैसे होता है। तो हम काऊ डंक को लेते हैं और वाटर, दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स करके एक स्लरी बना लेते हैं, और इस स्लरी को यहां से भेजते हैं। अब ये काऊ डंक गया यहां पे विथ वाटर, जाके इस डाइजेस्टर में इकट्ठा होगा, ठीक है। और इस डाइजेस्टर में अब वो पूरा प्रोसेस होगा बायोगैस प्रोडक्शन का। अब यहां पे काऊ डंक आया, और यहां पे कैसे बायोगैस बनेगा एक बार देखते हैं, यहां रिएक्शन कौन सा होगा। इस रिएक्शन को देखते हैं, ध्यान सुनना। तो सबसे पहले काऊ डंक, इसमें क्या है? सेलुलोज, ठीक है, पॉलीमर, कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, ठीक है। पहले स्टेप में इन पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट किया है। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। तो इनको मोनोमर में तोड़ा जाएगा, और ये स्टेप स्लो स्टेप होता है, तो ये काफी स्लो स्टेप होता है, स्लो प्रोसेस होता है,
तो ये स्लो प्रोसेस है, और जब भी ये सबसे जितने भी स्टेप हैं सबसे स्लो प्रोसेस है, और जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसको रेट लिमिटिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। ठीक है, यहां ये स्टेप जितना फास्ट होगा बायोगैस उतनी तेजी से बनेगा, ये स्टेप जितना स्लो होगा बायोगैस उतने बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस डाइजेस्टर के अंदर, ठीक है, इस काऊ डंग के कॉम्प्लेक्स मेटेरियल को मोनोमर में कन्वर्ट किया गया, फिर इस मोनोमर को कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक एसिड में, जैसे एस्टिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड बनता है। और फिर इस ऑर्गेनिक एसिड पे अब आती है मेथेनोजन बैक्टीरिया, और ये मेथेनोजन बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक एसिड को कन्वर्ट करती हैं बायोगैस में। अब ये मेथेनोजन बैक्टीरिया कहां से आई? तो काऊ डंक में पहले से ही होंगी, क्योंकि काऊ के रूमेन में, ठीक है, ऑलरेडी मेथेनोजन पाए जाते हैं। तो काऊ के फीकल मैटर के साथ, काऊ डंग के साथ मेथेनोजन प्रेजेंट होते हैं, तो हमको अलग से मेथेनोजन बैक्टीरिया डालने की जरूरत नहीं होती है। अब यहां पे हम केवल काऊ डंक नहीं, घर का जितना भी ऑर्गेनिक कचरा होता है उसको भी इसमें यूज कर सकते हैं। बात समझ गए? ठीक है, तो हमको अलग से कहीं काऊ डंकर है तो मेथनोजन डालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेंगे, बायोगैस बनाएंगे जिसमें ये सारी गैसेस प्रेजेंट होंगी। इस तरीके से गैस का फॉर्मेशन हुआ। अब जो गैस बनेगा वो यहां से, ठीक है, रिलीज होगा, और जाके इस गैस होल्डर में मीथेन, CO2 और बाकी जो ट्रेस गैसेस हैं वो सारी इकट्ठा होंगी, और यही बायोगैस है। अब इसको हम पाइप के थ्रू ले जाएंगे और ले जाके, ठीक है, अपने किचन में स्टोव को सीधे जला सकते हैं इससे, या फिर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले जनरेटर को चला के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और बल्ब भी जला सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा का पूरा गायो कह रहे हैं, बायोगैस प्रोडक्शन का जो प्लांट है इसको डिजाइन किया था इन लोगों ने मिलके। और गांव में आपने ये प्लांट देखा होगा, गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडी देके किसानों के वहां खुद ये प्लांट बनाती है। ठीक है, अब जो भी डाइजेस्ट होने के बाद बेटा गैस तो निकल गया, अब जो कचरा बचा उसी को स्लज कहते हैं, और वो स्लज यहां से इकट्ठा किया जाएगा, और ये स्लज मैन्योर के फॉर्म में किसान यूज करेगा। ठीक है, आपने कभी गांव में देखा होगा जिनके वहां गाय भैंस होती है, वो गाय का जो गोबर होता है वो इकट्ठा करते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उस गड्ढे में डालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि गोबर जो हुआ वो तुरंत उसको खेत में फेंक दिया मैनोर के फॉर्म में, उसको काफी लंबे 3-4 साल तक उसमें रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब वो सड़ जाती है, जितना ज्यादा सड़ी हुई होती है उतना ही अच्छी खाद होती है, और फिर उसको इकट्ठा करके पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो उससे बस उनको मैन्योर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं उसको इसमें यूज करूं तो मुझे गैस भी मिल गया, और तुरंत, क्योंकि हम वहां पे क्या कर रहे हैं, हम जब गड्ढे में रख रहे हैं तो वो वहां डाइजेस्ट ही तो हो रहा है, और जब डाइजेस्ट होके वो सिंपल हो रहा है तब अच्छी खाद बन रही है। यहां पे हमने उसको पहले ही डाइजेस्ट करा दिया, तो कम टाइम में हमारा मेन्योर भी फॉर्म हो जाता है और हमको गैस भी मिल जाता है। ठीक है, तो दुगुना फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा मेथड, बायोगैस प्रोडक्शन। बात समझ गए? ठीक है, तो अब लिखने वाले सारे काम खत्म हो गए हैं। और अब प्यारा सा मॉड्यूल एक मिला है हम लोगों को एलन से। ठीक है, उस पे आएंगे।
हाँ, काउंटर से, बुक काउंटर से कलेक्ट करना है। जल्दी करो बेटा। हो गया। ये हो गया ना सबका? ये फर्स्ट। ठीक है, चलो एक बार लिखते रहना, आप एक बार मॉड्यूल जल्दी से निकाल लो। ठीक है, पेज नंबर 85, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जहां स्टार्ट हो रहा है। पेन ले लो, मैं जिसको कह रहा हूं उसको टिक करते चलना है। अब माइक्रोब्स की बात हो रही है, तो वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो एडेड आई से दिखे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक वर्ड कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ जाता है बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। कुछ फंजाई भी जो होते हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहां कहां करना है ये डिस्कस करना है। तो एक तो हमको हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डिस्कस करना है कि घर में जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां माइक्रोब्स का यह क्या यूज है। फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, इंडस्ट्री में क्या यूज है। ठीक है, फिर एक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट में क्या यूज है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में माइक्रोब्स का क्या यूज है। ठीक है, और बायोगैस प्रोडक्शन डिस्कस कर लिया, सीवेज ट्रीटमेंट डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे इजी पार्ट पे अपने, और वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान सुनना, कर्ड। कर्ड बनाने के लिए जो माइक्रोब्स यूज होता है, तो पहली लाइन में लिखा है लैक्टोबैसिलस, अंडरलाइन करो, लैक्टोबैसिलस। ठीक है,
और फिर आगे लिखा हुआ है कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको भी टिक करो। इसी को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये कर्ड बनाती है। तो हम क्या करते हैं कि मिल्क को बॉयल करते हैं, और बॉयल करके जब वो मिल्क ल्यूक वार्म होता है, यानी हम अपने फिंगर को उसमें रख सकते हैं, इतना गर्म होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो फिर घर में देखते हो कि मम्मी क्या करती है, उसमें थोड़ा सा कर्ड मिलाती हैं, जामन मिलाती हैं। वो इनोकुलम होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट होती है। वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उसमें जाके, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती हैं। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? मिल्क प्रोटीन को पार्सली डाइजेस्ट करता है और कोआगुलेट कर देता है, और वही क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है। इस तरीके से कर्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब जो कर्ड होता है, इसमें देखो तीसरी लाइन में विटामिन बी 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी हाई होती है, और अंडरलाइन करना, इसमें विटामिन बी 12 पाया जाता है। दिख रहा है? विटामिन बी 12 ज्यादा होता है। और अगले लाइन को टिक कर लेना, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती हैं वो हमारे स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ग्रोथ को रोकती हैं। इसलिए अगर हम कर्ड खाते हैं तो बहुत सारे डिजीज हमारे स्टमक में नहीं हो पाता है, उनको रोकने का काम करती हैं, उनसे लड़ाई करती हैं। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनसे लड़ रही हैं, ठीक है। तो हमको बेनिफिट है कर्ड खाने का ये। अब आते हैं चीज, ठीक है। तो कहा गया चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम, एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है, ठीक है। अब चीज में एक चीज कहा जा रहा है स्विस चीज, देख रहे हो? ठीक है। तो अंडरलाइन करना पहले स्विस चीज, और फिर उसके नीचे अंडरलाइन करना प्रोपियोनी बैक्टीरियम सामानी, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये स्विस चीज का फॉर्मेशन करती है। और स्विस चीज आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी वाला, ऐसा एक चीज आता है, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे होल्स बने होते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं, ठीक है, ये स्विस चीज क्या कर, ये बैक्टीरिया क्या करती है, वहां पर फर्मेंटेशन करती है। और जब फर्मेंटेशन होता है तो CO2 का प्रोडक्शन होता है, और इस CO2 के प्रोडक्शन की वजह से ये होल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो होल्स बने हैं, ये होल्स, ठीक है, CO2 की वजह से बनता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन की वजह से, जिसके वजह से हमको चीज में ये होल देखने को मिलता है। तो एक तो हमको बस याद रखना है कि स्विस चीज कौन प्रोड्यूस करेगा, तो बैक्टीरिया का नाम पूछा जाएगा। एक और चीज है रॉक्यूफोर्ड चीज, और कहा गया कि आर राइपेंड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई, फंजाई का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फंजाई जो होती है वो इसको बनाती है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, स्विस चीज बैक्टीरिया बना रही है, लेकिन रॉक्यूफोर्ड चीज फंजाई बना रही है, और वो फंजाई होती है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी, नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है। हमको बस याद रखना है कि फंजाई से बनता है, ठीक है। ये था चीज। अगले आगे आते हैं अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो कह रहा है द डव which using making food such as dosa idli is also fermented by bacteria। तो डव को अंडरलाइन करो और उधर बैक्टीरिया को अंडरलाइन करो, ठीक है, फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। डोसा बनाने के जो आटा बनाते हैं, इडली बनाने के जो आटा बनाते हैं उसको डव कह रहे हैं, ठीक है। उसमें उसको भी फर्मेंट किया जाता है, उसमें फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया उसका फर्मेंटेशन करती है। अब देखो जब आटे को लगा के रखा जाता है तो थोड़ी देर में वो फूल जाता है, पफी अपीयरेंस आता है। तो वहां पे फर्मेंटेशन, जब भी फर्मेंटेशन होगा और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, आपने प्लांट फिजियोम पढ़ा होगा, तो क्या बनेगा साथ में? CO2। तो वहां पे भी CO2 बनता है, और उस CO2 की वजह से वो पफी अपीयरेंस हमको देखने को मिलता है। बात समझ गए? ठीक है। फिर कह रहा है सिमिलरली टू मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट सैक्रोमैसिस सर्वेसी। जो हम ब्रेड बनाने के लिए आटे को फर्मेंट करते हैं, उसको फर्मेंट करने का काम ईस्ट का होता है, ठीक है। तो अंडरलाइन करना बेकर्स ईस्ट, ठीक है, और इसको कहते हैं सैक्रोमैसिस सर्वेसी, ठीक है। ये बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसमें भी देखना, जब आप ब्रेड को देखते हो बेटा, तो ब्रेड में ऐसे छोटे छोटे होल्स दिखाई देते हैं आपको। ये होल्स भी CO2 प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। तो वहां पे जो CO2 प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन की वजह से, उसके वजह से हमको ब्रेड में होल देखने को मिलता है, ठीक है। अगली बात करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि ए नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक, ठीक है, कई सारे, जैसे बिहार में एक्चुअली एक ड्रिंक होता है ताड़ी जिसको कहते हैं, इसको यहाँ टोडी कहा जा रहा है। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक है टोडी, प्रिपेयर फ्रॉम सैप, एक पर्टिकुलर प्लांट के सैप से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। एंड फूड ऑल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स उनको फर्मेंट करते हैं, उससे बनता है, ठीक है। अब आते हैं अल्कोहल, अल्कोहलिक, नहीं इसमें नॉर्मली इसमें नहीं टिक करने की जरूरत है, ठीक है, मतलब पढ़ लेना है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, ब्रिवरेज में, ठीक है। अब सुनना, ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये फर्मेंटर का डायग्राम है। जैसे बायोरिएक्टर होता है
वैसे ही फर्मेंटर होता है इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसमें हम फर्मेंटेशन कराते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें फ्रूट जूस, ठीक है, या जो सीरियल्स जो होते हैं, ठीक है, जो अनाज होते हैं, ठीक है, उनको इसमें रखा जाता है, और रख के उसमें हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी डालते हैं। वो क्या करता है, वहां पे फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी का दो काम है। एक तो वो ब्रेड बना रहा है, जब ब्रेड बना रहा है तो उसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और जब वो फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बना रहा है तो उसको हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो यहां पे अंडरलाइन करना है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है, यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रीवर्स ईस्ट। तो ब्रीवर्स ईस्ट को भी अंडरलाइन कर लेना है कि इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इंडस्ट्री में एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। अब सुनना, जो अल्कोहल होता है वो कई टाइप का आपने सुना होगा, ठीक है, बियर, रम, ब्रांडी, जिन, ऐसे डिफरेंट टाइप के अल्कोहल होंगे, ठीक है। अब इन अल्कोहल का टाइप कैसे चेंज होता है, तो दो चीजें हैं, हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम किससे फर्मेंट करके बना रहे हैं, और दूसरा उसकी प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, डिस्टिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा बेटा कि ईस्ट जो होता है जब वो अल्कोहल बनाता है तो कभी भी 13% से ज्यादा अल्कोहल नहीं बनाता है, कि 13% से ज्यादा अल्कोहल बनेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल उसके लिए क्या है, टॉक्सिक है। तो अगर मैं मान लो जूस सीरियल, मतलब मैं फ्रूट जूस लूं और उसमें ईस्ट को डाल दूं, तो ईस्ट जब वहां पे फर्मेंटेशन करेगा और अल्कोहल बनाएगा तो उसमें अल्कोहल का अमाउंट 13% या उससे कम रहेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ही एज सच यानी फर्मेंट कर एज सच एज ए बेवरेज यूज करता हूं तो वो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो जितने भी नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल होते हैं उनमें अमाउंट ऑफ अल्कोहल कम होता है, ठीक है। जैसे बियर हो गया, ध्यान सुनना, वाइन और बियर, जो फर्मेंटर वाला डायग्राम है उसके जस्ट ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, वाइन एंड बियर, और अंडरलाइन करना विदाउट डिस्टिलेशन, ये बिना डिस्टिलेशन के बनाए जाते हैं। बात समझ गए। अब कई सारे अल्कोहल ऐसे आते हैं मार्केट में, जैसे विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक है, ब्रांडी की बात करें 60%, 60% अल्कोहल होता है। तो अब उतना हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कैसे आता है, उसी नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल का अगर हम डिस्टिलेशन करें तो डिस्टिलेशन तरीके से हम उसमें अल्कोहल कंटेंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो उसमें अल्कोहल का अमाउंट बढ़ जाता है, तो जिसमें भी अल्कोहल ज्यादा है वो डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं। तो अंडरलाइन करना है विस्की, ब्रांडी, रम, ये बाई डिस्टिल्ड, डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो यहां से दो ही क्वेश्चन आएगा, एक तो अल्कोहल फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ठीक है। डिस्टिल्ड अल्कोहल कौन है और नॉन डिस्टिल्ड कौन है, तो डिस्टिल्ड याद रखो दो ही हैं, वाइन और बाकी जो आएंगे सारे नॉन डिस्टिल्ड। तो डिस्टिल लेते हैं, आसान है, ठीक है, बाकी जितने बच गए वो सारे क्या हो जाएंगे, नॉन डिस्टिल्ड, सब में अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स, ध्यान सुनना बेटा, हाँ उल्टा, हाँ वाइन और बियर जो होंगे विदाउट डिस्टिलेशन, हाँ विदाउट डिस्टिलेशन, और जो बाकी होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्टिलेशन से थ्रू बनाए जाएंगे। एंटीबायोटिक्स, ध्यान सुनना बेटा, एंटीबायोटिक्स की बात करें तो इसमें बस कहानी है, इसमें देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है अगेंस्ट द लाइफ, ठीक है। तो हमको जब भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, और वो एंटीबायोटिक्स जाके, ठीक है, उन बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया के लिए अगेंस्ट द लाइफ है, यानी जो अगेंस्ट द लाइफ वर्ड यूज किया गया है ये हमारे लिए नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, बैक्टीरिया के रिस्पेक्ट में, पैथोजन के रिस्पेक्ट में। ये हमारे लिए प्रो लाइफ है, ये हमारे लाइफ को बचाने का काम करता है, जबकि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब इसमें पूरी कहानी है, मैं कहानी का मतलब समझा देता हूं, अब पढ़ोगे तो वही बात निकल के आएगी। एंटीबायोटिक का जो डिस्कवरी था वो बाई चांस डिस्कवरी था। अब बाई चांस डिस्कवरी कैसे था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, वो अपनी लैब में स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। और जब हम बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं तो हमने डिस्कस किया था कि हम कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं। तो उन्होंने, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस को जब कल्चर किया तो ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है। जब हम कल्चर प्लेट का यूज कर लेते हैं और फिर हमको दोबारा यूज करना होता है तो इन प्लेट को वॉश करते हैं, वॉश करके इसको स्टरलाइज करते हैं, फिर दोबारा बैक्टीरिया यूज करते हैं। तो उन्होंने एक अनवॉश्ड कल्चर प्लेट रख रखा था, ठीक है, ऐसे ही। तो देखा इन्होंने कि इसमें इस कल्चर प्लेट पे
मोल्ड, मोल्ड मतलब फंजाई, फंगस ग्रो कर रहा था, ठीक है। लेकिन जहां जहां स्टेफाइलो को कई बैक्टीरिया थी, उनके अगल बगल ये फंगस ग्रो नहीं कर रहा था, बाकी जगह पे इस फंगस का ग्रोथ था। तो फिर उनको लगा कि यहां कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके वजह से जहां बैक्टीरिया है वहां पे फंजाई का ग्रोथ नहीं हो रहा है और बाकी जगह पे ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर यहां से उस केमिकल को डिस्कवर करने की कोशिश की, तो पता चला कि वहां से एक केमिकल सिक्रेट किया जा रहा था, और वो केमिकल सॉरी मैं उल्टा कहानी बोल गया, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। बैक्टीरिया ग्रो कर रही थी, देखो उन्होंने थोड़ा सा कहानी में चेंज है, कहानी वही है, ठीक है। ग्रो सिक्रेट कौन कर रहा है उसका चेंज है। उन्होंने क्या किया था, स्टेफाइलो को कई बैक्टीरिया को इस पे कल्चर किया था, ठीक है बेटा, ये कल्चर प्लेट था। अब इसको वॉश नहीं किया, उन्होंने देखा कि इस प्लेट पे एक मोल्ड यानी फंगस ग्रो कर रहा है, ये फंगस है। और जहां फंगस ग्रो कर रहा है उसके अगल बगल जो स्टेफाइलो को कई बैक्टीरिया थी वो ग्रो नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उनको फिर दिमाग में क्लिक किया कि क्लिक किया कि यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, क्यों जहां पे ये फंजाई ने ग्रो किया है उसके अगल बगल बैक्टीरियल कॉलोनी नहीं दिख रही है, बाकी जहां फंजाई नहीं है वहां पे बैक्टीरियल कॉलोनी दिख रही है। तो फिर उनको पता चला कि ये जो फंजाई है ये एक केमिकल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। और ये केमिकल अपने अगल बगल दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं दे रहा है, यानी स्टेफाइलो को कई को ग्रो करने नहीं दे रहा है। और इस तरीके से उस केमिकल की डिस्कवरी, और उसी केमिकल क्या कहा गया, एंटीबायोटिक, क्या कहा गया, एंटीबायोटिक, और उसका नाम दिया गया पेनिसिलिन, क्योंकि ये फंजाई कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो जो पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था कौन सा था, पेनिसिलियम नोटेटम, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। अब आना, ठीक है, इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है, हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड मच लेटर बाय, अंडरलाइन करना है, अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी, ठीक है। तीन नाम यहां पे अंडरलाइन करना है, ऊपर हमने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली बात की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, लेकिन वो एंटीबायोटिक कितना इफेक्टिव है, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना है, ये स्टेब्लिश अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं कर पाए थे। बाद में, ठीक है, अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने उसका फुल पोटेंशियल स्टेब्लिश किया कि वो कितना इफेक्टिव एंटीबायोटिक है, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कैसे काम करता है, कैसे बैक्टीरिया को किल कर सकता है, किन किन बैक्टीरिया को मार सकता है, ठीक है। ये सब कुछ इन्होंने स्टेब्लिश किया था। अब इसके बाद देखना अगला लाइन, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी, ठीक है, वे आर अवार्डेड नोबेल प्राइज, इसके लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। बस यहां तक यही कहानी थी, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनिक एसिड, पूरा टेबल ही टिक कर लो, ठीक है। टेबल दे रखा है, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड किस बैक्टीरिया से बनता है या किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है, बैक्टीरिया नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। अब सुनना बेटा, इसमें एक ही है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, उसी को याद करना है, पहला वाला, ठीक है। देखो, सिट्रिक एसिड कौन बना रहा है, फंजाई, एस्परजिलस नाइगर। बाकी देखो, बाकी तो आप पहचान लोगे, पढ़ के देखो एक बार, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है, पहले ही पता चल जा रहा है, ठीक है। दूसरा कह रहा है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी, दोनों में वो वर्ड आ रहा है, पहचान जाएंगे। ब्यूटेरिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटेरिकम, ठीक है। तो बाकी में कुछ ना कुछ हमको क्लू मिल रहा है। जो एक थोड़ा सा नाम जो बिल्कुल अलग नाम है वो कौन सा है, सिट्रिक एसिड वाला। तो अगर हम एक याद कर लें अच्छे से तो बाकी आएगा तो हम एलिमिनेट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टेबल याद रखना है। अब आ जाओ एंजाइम, ठीक है। माइक्रोब्स कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे है लाइपेज, अंडरलाइन कर लेना, लाइपेज, ठीक है। लाइपेज क्या करता है, लिपिड को डाइजेस्ट करता है। अब लाइपेज यूज कहां होता है, ठीक है, आपने सर्फ एक्सेल का एड देखा होगा कि ये ऑयली जिद्दी दाग भी हटा देता है, तो हम डिटर्जेंट में लाइपेज मिला देते हैं जिससे ऑयली स्टेन को हटाने में वो हेल्प करता है। तो डिटर्जेंट फॉर्मेशन में लाइपेज जो यूज होता है वो माइक्रोब से बनाया जाता है। अब नहीं बताया कौन सा माइक्रोब्स तो नहीं पूछेगा, ठीक, बस इतनी बात याद रखनी है। इसके बाद कह रहा है कि पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये जो दो एंजाइम हैं इनका यूज, ठीक है, बॉटल जूस को क्लेरिफाई करने में यूज होता है। जैसे आप क्या करो, घर में फ्रूट्स लेके जूस निकालो,
और उसको देखो वो उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा, जबकि वो रियल जूस वाली बॉटल खोल के रखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो क्योंकि हम घर में जो जूस निकालते हैं उसमें पेक्टिन, ठीक है, प्रेजेंट होता है, वैसे ही वो डिसॉल्व नहीं होता है। और इंडस्ट्री में क्या कहता है, पेक्टिनेज डाल के उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो क्लियर हो जाता है। तो जूस को क्लियरिफाई करने के लिए जूस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। अगले, स्टेप्टोकाइनेज, टिक करना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। तीन चीज टिक करा रहा हूं अब जो, और तीनों पे इंपॉर्टेंट लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा याद रखना। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से आता है। पहले तो इसको, इसके बाद देखो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल देख रहे हो, इसको वेरी 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 जितना इंपॉर्टेंट करना है कर लो, ठीक है। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ठीक है, इस चैप्टर में ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के जो एग्जांपल हैं दोनों, ठीक है, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये तीनों जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने का चांस यहीं से होता है, ठीक है। तो चलो स्ट्रेप्टोकाइनेज की पहले बात करते हैं। इसको कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है। और ये कौन सी बैक्टीरिया से मिल रहा है, स्ट्रेप्टोकॉकस। अगली लाइन में देखो लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकॉकस, अंडरलाइन कर लेना। यूज कहां होता है, क्लॉट ब्लस्टर, फॉर रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स में कभी ब्लड क्लॉट बन जाता है तो उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए इस एंजाइम का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर क्लॉट हमने रिमूव नहीं किया तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक आने का चांस होता है। तो हार्ट अटैक वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये इंजेक्ट करके उनके वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बने होते हैं उनको रिमूव करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं बायोएक्टिव एजेंट पे, कह रहा है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। और ये अंडरलाइन करना साइक्लोस्पोरिन ए को, और फिर अगला अंडरलाइन करना इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। अब सुनना, आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट पढ़ा होगा। जब भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं तो पहले हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है, नहीं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इसका यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए को। ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, ठीक है। कहां से पाया जाता है, तो अंडरलाइन करना फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बात समझ गए। अगला स्टैटिन, ठीक है, अंडरलाइन करो स्टैटिन। कहां से निकल आता है, तो मोनास्कस परप्यूरियोसस, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करना, ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरियोसस। अब इसका वर्क भी अंडरलाइन करना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ जाता है तो उसको कम करने का काम ये करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अब थोड़ा सा कैसे, कई बार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुनना बेटा। आपने जब प्लांट फिजियो में एंजाइम पढ़ा होगा तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन पढ़ा होगा, ठीक है। कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होता है, ये एक सबस्ट्रेट है, ये जब एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक इनिबिटर होता है, जो इनिबिटर हमारे सबस्ट्रेट का एनालॉग होता है, ठीक है। तो इनिबिटर जब आता है तो हमारे सबस्ट्रेट से कंपटीशन करता है, और अगर इनिबिटर बाइंड होता है तो एंजाइम इनिबिट हो जाता है। इसको कॉम्पिटेटिव इनिबिशन कहते हैं। यहां पे हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम स्टैटिन इसी तरीके से करता है। स्टैटिन, ये स्टैटिन हो गया इनिबिटर, ये आता है और कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और सबस्ट्रेट को बाइंड होने नहीं देता है, और उस एंजाइम को इनएक्टिवेट करके, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन को हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में कम कर देता है। इस तरीके से ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम स्टैटिन करता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कैसे करता है, तो बाई कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, बस इतनी सी बात याद रखनी है, तो वहां पे टिक करके अंडरलाइन करके लिख लेना, ठीक है। बाई कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन लिखा भी गया है उसमें, ठीक है, बाई कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन से, ठीक है। अब आते हैं, दो चीजें बची हैं बस, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, पहला लाइन डेफिनेशन दिया गया है, बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। अगर हम किसी बायोलॉजिकल तरीके से प्लांट में कोई पेस्ट आ रहा है, कोई इंसेक्ट आ रहा है, हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कंट्रोल करें, या फिर हमारे प्लांट में कोई डिजीज हो रहा है और हम किसी बायोलॉजिकल तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो यही बायो कंट्रोल मेथड होता है, बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं, ठीक है। अब सीधे ये सारी कहानी एक बार पढ़ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड्स पे आते हैं।
बायोपेस्टिसाइड्स की बात करते हैं, अंडरलाइन करना फिर डेफिनेशन। बायोपेस्टिसाइड्स क्या है? बायोपेस्टिसाइड्स आर दोज बायोलॉजिकल एजेंट दैट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ वीड, इंसेक्ट एंड पैथोजन। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स अगले पेज पे, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स वो बायोलॉजिकल एजेंट हैं जो वीड्स को, इंसेक्ट को या फिर पैथोजेन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखना, बीटल्स, ठीक है। द वेरी फैमिलियर बीटल्स विथ रेड एंड ब्लैक मार्जिन। आप एक बीटल देखोगे जिसके ऊपर, ठीक है, रेड और ऐसे ब्लैक मार्जिन बना होगा, ठीक है। तो इनका यूज करते हैं, ठीक है, लेडी बर्ड फॉर यूजिंग गेट राइट एफिड्स। अगर हमारे प्लांट पे एफिड्स का इंफेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उन एफिड्स को हटाने के लिए इनका यूज करते हैं। ये एफिड्स को खा लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई इंसेक्ट हमारे प्लांट पे अटैक कर रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, हम क्या करें, उस इंसेक्ट का प्रीडेटर जो है उसको डाल दें, तो वो क्या करेगा, उस इंसेक्ट को वहां से हटा देगा। इस तरीके से बिना पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए हमने इंसेक्ट को हटा दिया, तो वो जो हमने प्रीडेटर डाला है वो बायोपेस्टिसाइड कहलाएगा। ठीक है, तो इसका ही एक एग्जांपल दिया गया, बीटल्स। तो बीटल्स हटाता है एफिड्स को। ऐसे ड्रैगन फ्लाई, अभी जब बरसात होती है तो आप देखते हो एक फ्लाई उड़ती है ऐसे, ठीक है, उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। वो मॉस्किटो को हटाने का काम करता है। ठीक है, ऐसे आ जाओ बैसिलस थ्रोंजेंसिस। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा रखा है वहां पे, ठीक है, एक बार इसको पढ़ना, लेकिन सुनना, बैसिलस थ्रोंजेंसिस अलग है बेटा, वो जीन वाला मेथड नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, मैंने कहा ना कि बैसिलस थ्रोंजेंसिस जो होता है, जब स्पोर फॉर्म करता है, स्पोरुलेशन में जाता है, तो अपने अंदर क्राई प्रोटीन बनाता है। तो हम क्या करते हैं, बैसिलस थ्रोंजेंसिस के स्पोर्स का यूज करते हैं। मार्केट में आपको बैसिलस थ्रोंजेंसिस के स्पोर्स मिल जाएंगे पैकेट में। हम उस स्पोर को लेके आते हैं, पानी में घोलते हैं और अपने प्लांट पे छिड़क देते हैं। ठीक है, अब इंसेक्ट हमारे प्लांट पे आकर खाने आएगा, तो उसके साथ लीफ पे वो स्पोर पड़ा हुआ है, वो स्पोर उसके बॉडी में जाएगा और फिर वही पूरा प्रोसेस होगा और इंसेक्ट क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बट यहां पे ध्यान देना किसके अगेंस्ट यूज करना है, तो लिखा गया है बटरफ्लाई कैटरपिलर के अगेंस्ट यूज करते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई कैटरपिलर के अगेंस्ट यूज करते हैं, और ये ब्रेसिका के प्लांट जो होते हैं और फ्रूट ट्रीज होते हैं उन पे यूज किया जाता है। तो ये कहानी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे भी। फिर ऐसे ही ट्राइकोडर्मा है, और अब चलो अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, वैसे आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जल्दी में उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप एक बार पढ़ना देखना, हो भी जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो हम अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे इसको।